हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने सेकंड यूनिट हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। देखो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, और ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो ये सेकंड यूनिट को मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ठीक है। आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें नाम है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, HSAB कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट, पियर्सन्स HSAB कॉन्सेप्ट, एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, सिम्बायोसिस, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। छोटी सी यूनिट है, बस इसमें ये एक ही चैप्टर है, इसमें सारे टोटली 2-4 ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक तो बनता है पियर्सन HSAB कॉन्सेप्ट पे और दूसरा जो बनता है वो आपका सिम्बायोसिस पे बनेगा, ठीक। तीसरा जो क्वेश्चन है वो एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बन सकता है। चौथा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि बहुत सारे आपको एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स आपको दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको ये छांटने बता सकता है, पूछ सकता है कि कौन से हार्ड एसिड या सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट को। सबसे पहले देखो, जब हमें हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस के बारे में, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस के बारे में जब हमें अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जनरली एसिड एंड बेस क्या होते हैं। एसिड को हम क्या कहते हैं हिंदी में? अम्ल। और बेस को हम क्या कहते हैं? क्षार। कि जनरली अम्ल और क्षार क्या होते हैं, इनकी क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। पदार्थों को उनके स्वाद तथा कुछ अन्य विशिष्ट गुणों के आधार पर सर्वप्रथम अम्ल तथा क्षार में विभाजित किया था। इन पदार्थों की रासायनिक व्याख्या करते हुए H+ आयन देने वाले पदार्थों को अम्ल तथा OH नेगेटिव आयन देने वाले पदार्थों को क्षार कहा गया। कि सबसे इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास निकल कर आई थी, जो H+ आयन्स देते हैं उनको तो हम क्या कहेंगे? एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं उनको हम क्या कहेंगे? बेस, ठीक है। दूसरा कि जो अम्ल, जो एसिड होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, ठीक है। जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले हमने ये देखा, और ये सेकेंड ईयर में हमने जब एसिड और अम्ल, जो एसिड और बेस की जो अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अर्हीनियस की जो थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि जो H+ आयन्स देते हैं वो तो एसिड होते हैं और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो बेस होते हैं। लेकिन इसकी अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट को जब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया गया तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और निकल कर आया था कि जो H3O+ आयन देते हैं वो तो कौन होगा? एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो कौन होगा? बेस, ठीक है। तो देखो कि पदार्थों को उनके स्वाद और कुछ अन्य विशिष्ट गुणों के आधार पर सर्वप्रथम अम्ल तथा क्षार में विभाजित किया गया था। इन पदार्थों की रासायनिक व्याख्या करते हुए हमने देखा, जब इनकी केमिकल एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ी तो हमने देखा कि जो H+ आयन देते हैं वो एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो बेस, ठीक है। अम्ल व क्षारों का दायरा बढ़ाते हुए विलायकों के स्वतः आयनन से ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये मैंने पढ़ाया था कि जब ऑटो आयोनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि वो अपने आप से ही, जब किसी भी सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिटिक, उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो जो पॉजिटिव आयन देते हैं वो तो एसिड, और जो नेगेटिव आयन देते हैं वो कौन होंगे? बेस, ठीक है। धनायन देने वाले पदार्थों को अम्ल और ऋणायन देने वाले पदार्थों को क्या क्या गया? क्षार। ठीक है, तो हमने देखा कि जो धनायन देते हैं, तीसरी जो डेफिनेशन इसकी हमारे पास आई कि जो H3O+ देते हैं वो भी, और जो H+ देते हैं वो भी। इसका मतलब जो धनायन देते हैं उनको तो हम क्या कहेंगे? अम्ल, और जो ऋणायन देते हैं हम उनको क्या कहेंगे? क्षार, ठीक है। उसके बाद इनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो अम्ल होते हैं वो क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अम्ल क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं,
ठीक है। ऐसे ही जो फोर्थ पॉइंट इसके लिए लिखोगे तो क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, कि जो एसिड्स होते हैं वो बेस के इफ़ेक्ट को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो एसिड के इफ़ेक्ट को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। मतलब इनकी जो रिएक्शंस होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब अगर हम इनकी अभिक्रिया को उदासीनीकरण के नाम से जानते हैं तो इसका मतलब एसिड प्लस बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? साल्ट। ठीक है, प्लस में H2O। क्लियर है। और इसी रिएक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रलाइजेशन या फिर उदासीनीकरण की अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आई वो इलेक्ट्रॉन की तथा परमाणु संरचना के सिद्धांत के पश्चात रासायनिक परिघटनाओं की जब इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या की जाने लगी तो लुईस ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले आयन अणुओं को अम्ल और इलेक्ट्रॉन दाताओं को क्षार कहा। कि जो इलेक्ट्रॉन, ये लेविस थ्योरी भी हमने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको तो हम क्या कहते हैं? लेविस एसिड, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी किसी के पास भी तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? लेविस एसिड की तरह। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की तरह, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट की तरह बिहेव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दाता की तरह बिहेव करते हैं, उनको हमने क्या कहा? लेविस बेस कहा। इस परिभाषा की इतनी अधिक व्यापकता है कि प्रत्येक अम्ल तथा इलेक्ट्रॉन दाताओं को क्या कहा? क्षार। कि ये एक पूरे तरीके से पूरे मतलब सभी किसी जितने भी कंपाउंड्स थे उन सभी कंपाउंड्स पर लागू हो गया था। ठीक है, ये पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाई थी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो तो लेविस एसिड ही होंगे हमेशा के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो हमेशा के लिए किसकी श्रेणी में रखे जाएंगे? किसकी सीरीज़ में रखे जाएंगे? लेविस बेस की में। ठीक है, लुईस सिद्धांत। आप उसके बाद देखो कि प्रत्येक जब इलेक्ट्रॉन दाता क्षार और इलेक्ट्रॉन ग्राही अम्ल की श्रेणी में आ जाते हैं तथा उप सह संयोजन बंध का निर्माण अम्ल क्षार अभिक्रिया है। कि एक तो क्या करेगा? इधर तो देखो, मान लो ये तो क्या है आपका? लेविस एसिड है। ठीक है, और ये क्या है आपका? लेविस बेस है। इसका मतलब जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक्सेप्ट कौन करेगा? लेविस एसिड एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा तो इनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, एक उप सह संयोजन बंध का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट यहाँ तक। और ये हमने पढ़ा था कि जो लेविस बेस होते हैं वो एज ए लिगेंड बिहेव करते हैं। हम इसको क्या भी बोल सकते हैं? एज ए लिगेंड बिहेव करते हैं ये। और जैसे ही लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, इसका मतलब कि जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करते हैं। और लिगेंड चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे न्यूट्रल हो, उनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूर होता है, और वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। और जैसे ही वो डोनेट करेगा तो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो, और जब इनके बीच जो रिएक्शन हो जाती है उस रिएक्शन को क्या नाम देंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि क्रिया कारकों के मध्य जितना अधिक स्थायी बंध होगा अभिक्रिया होने की उतनी ही कम संभावना होगी। इसका मतलब एक तो होता है आपका रिएक्टेंट, दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट अगर अपने आप में स्टेबल है तो देखो कि वो प्रोडक्ट में जाने की इतनी जल्दी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही क्या पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी जो एलिमेंट होगा, कोई भी जो कंपाउंड होता है वो अपने आप को स्टेबिलिटी, अपने आप को स्थायी करने का प्रयत्न करता है, अपने आप को स्टेबल अटेन करने की कोशिश करता है ना। अगर रिएक्टेंट अपने आप में स्टेबल है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट में चाहेगा ही नहीं कि मैं कन्वर्ट हो जाऊं, क्योंकि वो अपने आप में पहले से ही क्या है? स्टेबल। और अगर रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी, क्रिया कारक की अगर स्थायित्व जितना कम है तो वो किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा? प्रोडक्ट में, क्योंकि उनके जो स्थायित्व है, उनका जो स्थायित्व है वो बिल्कुल ही कम है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी अगर कम है तो प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो रिएक्शंस होगी ये किस डायरेक्शन में हो रही है? फॉरवर्ड रिएक्शन में। और ये किस डायरेक्शन में होगी? ये बैकवर्ड रिएक्शन में। ठीक है,
तो इस तरीके से रिएक्शन चलती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी अगर रिएक्टेंट की ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है, ये अपने आप में पहले से ही बहुत स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिएक्शंस होंगी वो इस तरीके से चलती हैं। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद आर्लैंड, चैट और डेविस 3 साइंटिस्ट आए। उन्होंने 1958 में 2 समूहों ए तथा बी में विभाजित किया कि जितने भी एसिड थे ना उनको 2 समूहों में, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ठीक है, इसके कुछ समय बाद पियर्सन ने 1963 में समूह ए तथा समूह बी के स्थान पर कठोर और मृदु शब्दों का उपयोग करते हुए सुझाव दिया कि कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ, मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ स्थायी बंध बनाते हैं। ठीक है, आप देखो क्या कहा कि सबसे पहले आर्लैंड, चैट एंड डेविस, ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट आए। कब आए? 1958 में। इन्होंने एसिड और बेस को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दोनों को ही, कि एसिड का भी ग्रुप ए और ग्रुप बी, ऐसे ही बेस का भी 2 बना दिए कि ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, अब उसके बाद 1963 में एक साइंटिस्ट आया पियर्सन ने। उस पियर्सन ने इनको तो क्या नाम दे दिया? हार्ड एसिड एंड बेस, और इनको क्या नाम दे दिया? सॉफ्ट एसिड एंड बेस। अब ये कहता है कि पियर्सन का HCl कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन जो ये कंपाउंड बनाएगा वो बहुत अधिक स्टेबल बनाएगा। ऐसे ही सॉफ्ट एसिड प्लस सॉफ्ट बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपने आप में बहुत स्टेबल बनेगा, लेकिन मतलब स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। अगर हार्ड एसिड प्लस सॉफ्ट बेस या फिर सॉफ्ट एसिड प्लस में हार्ड बेस अगर ये रिएक्ट करते हैं तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये अनस्टेबल बनेगा, और अनस्टेबल का मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये कैसा बनेगा? बहुत ही वीक बनेगा। और जैसे ही अगर ये प्रोडक्ट वीक बनेगा तो इसका मतलब ये फटाक से अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहेगा और ये आगे भी फिर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आए। फिर उसके बाद इन्होंने देखो कि क्या बोला कि हम ये भली बात ही जानते हैं कि संयोजन यौगिकों में धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इसलिए अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि मेटल आयन जो होते हैं, मेटल के पास पहले से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है, इसलिए मेटल को क्या बोल दिया? लेविस एसिड। जबकि जो लिगेंड्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको लिगेंड को क्या बोल दिया? लेविस बेस। उप सहसंयोजन यौगिकों के स्थायित्व को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ लिगेंडों के सबसे अधिक स्थायी संकुल इस प्रकार के ये जैसे Hg, Ag और Pt जिनके पास d इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली d कक्षक लगभग पूर्ण रूप से भरे होते हैं, और दूसरे ठीक है, और दूसरी ओर जब अगर हम चाहते हैं कि डी इलेक्ट्रॉन या तो बिल्कुल भी नहीं होते या फिर पार्शियली फिल्ड होते हैं, उनको वो जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो थोड़े हल्के वीक टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इसका निष्कर्ष ये निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि जिसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूरी तरह से फुली फिल्ड होते हैं तो वो तो अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अपने आप में ही स्थायी होते हैं तो वो बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर जिनके पास या तो डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होते हैं या फिर डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं, तो उनको क्या करते हैं? बिल्कुल जो वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो बहुत ही वीक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आर्लैंड, चैट और डेविस ये 3 साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्लासिफाई किया किसको? हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस को, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस की प्रॉपर्टीज़ को, कि किस किस तरीके से इनके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किन किन को हम हार्ड बेस बोलेंगे और किन किन को हम हार्ड एसिड बोलेंगे, किन किन को हम सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा इंट्रो था और
आई होप इंट्रो सभी को क्लियर हो भी गया होगा कि तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड और बेस क्या होते हैं। जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो बेस। ठीक है, बाद में इसकी जब एक्सप्लेन इसको अच्छे से किया तो जो पॉजिटिव जो धनायन बनाते हैं, जो पॉजिटिव आयन कटायन देते हैं वो तो एसिड, और जो ऋणायन जो एनायन देते हैं वो कौन होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे लेविस थ्योरी के बारे में बताया, ये आपने अच्छे से सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ी भी है, और सेकेंड ईयर की बुक लेके एक बार अगर नहीं समझ आता तो फिर देख लेना। तो जो लेविस एसिड होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो लेविस बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो मेटल होते हैं, क्योंकि मेटल की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है, उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, उसके बाद लेविस बेस होते हैं वो एज ए लिगेंड बिहेव करते हैं, और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डोनर, उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में होते हैं, उनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूर होता है, और उन इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, मेटल को। तो लेविस एसिड और लेविस बेस की जो रिएक्शंस होती है उनको हम क्या मानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। लेविस एसिड प्लस में लेविस बेस क्या बनाते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर साइंटिस्ट वगैरह ने इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए वालों को हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस बोल दिया, ग्रुप बी वालों को सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस बोल दिया। ठीक है, तो बस इतना ही था इनका इंट्रो। तो कल हम इनका क्लासिफिकेशन ऑफ पियर्सन या फिर आयरलैंड चैटन डेविस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और इसका जो क्वेश्चन बनता है वो फर्स्ट क्वेश्चन वो यही बनेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ आयरलैंड चैटन डेविस पर टिप्पणी लिखिए, नोट लिखिए। क्लियर? ओके।